गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं केवल ये जानने के लिए नहीं कि मैथ में कैसे पढ़ा जाएगा, पर ये भी जानने के लिए कि सिलेक्शन किस तरीके से लिया जा सकता है। तो देखिए, आज की क्लास में मैं स्पेशली आपको ये चीज़ भी जरूर बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा और आपको मैथ भी किस तरीके से पढ़ना है। तो सिलेक्शन के लिए देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है वो आपकी प्लानिंग मैटर करती है। एक ध्यान से आपको पढ़ाई करनी है और देखिए उस चीज को ध्यान से समझना है। देखिए, सीधा सीधा जो प्रैक्टिकल फैक्ट्स हैं आपके सामने, उनको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। देखिए, आपको अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं 25 से 30 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। ये तो मानेंगे आपके 25 से 30 लाख लोग आपके फॉर्म भरेंगे, जिसमें से कम अगर मैं मानता हूं तो 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग करते हैं। 10 लाख नहीं भी माने तो आप 5 लाख तो मान ही सकते हैं। और 5 लाख में से अगर आप देखते हैं जो बच्चे 5 लाख कोचिंग लेने वाले हैं, इनमें से जो मेंस के लिए बच्चे जाते हैं वो केवल 2 लाख होते हैं। तो ये बच्चे वो हैं जो मेंस का एग्जाम देते हैं। इन 2 लाख में से अगर आप देखते हैं तो केवल 8 या 10 हजार बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जॉब लगती है। और 8 या 10 हजार में से केवल 3 से 4 हजार बच्चे इंस्पेक्टर बन पाते हैं। अब आपको ये भी लगता होगा कि भाई जैसे चीटिंग हो रही है जिस तरीके से, ये सारे बच्चे वही होंगे, चीटिंग वाले होंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, चीटिंग होना एक अलग बात है, पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। खाली ऐसा ही नहीं है कि जो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं या अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ रहे हैं, दिमाग से काम कर रहे हैं। तो आपको भी देखिए दिमाग से काम करना है। जैसे कि आपने देखा कि 25-30 लाख में से केवल 3-4 हजार ही इंस्पेक्टर बन पाए और 8 हजार 10 हजार को ही जॉब मिल पाई। तो देखिए, इन सब में और इनमें फर्क क्या था? कोचिंग तो इन्होंने भी ली थी, ये कोचिंग वाले हैं, ये भी कोचिंग वाले हैं। पर देखिए, इतने 5 लाख 10 लाख लोगों में से 8-10 हजार को ही नौकरी मिल पाई, बाकियों को नौकरी नहीं मिली। तो देखिए, इसके पीछे एक मेन रीजन रहा होगा। वो रीजन मैं बताता हूँ आपको क्या रहता है। जो बच्चा डेली लाइफ में गलतियां करता है, जैसे कि आप जो पढ़ाई करते हैं वो डेली लाइफ में आपको ये लगता है कि हमने इसकी कोचिंग लगाई, ये लगाया और पढ़ाई करी और इससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पर देखिए, पढ़ाई होती है 2 तरीके से। मैं पढ़ाई बताऊंगा आपको किस तरीके से करनी है। तो देखिए, पहले अगर हम देखते हैं, पढ़ाई जो होगी आपकी 2 तरीके से होगी। एक हो गया आपका कंटेंट, एक हो गया सेल्फ। आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है, एक तो कंटेंट पे, एक सेल्फ पे। पर होता क्या है, देखिए मेन दिक्कत ये आती है, आप लोग कोचिंग वगैरह जो लगाते हैं ना, उससे एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि किसी भी टीचर ने आपको कंटेंट तो पढ़ा दिया, आपने पूरा कंटेंट पढ़ लिया, कंटेंट के अंदर आपने देखा काफी सारी चीजें आ जाती हैं, ट्रिक्स आ जाती हैं। ट्रिक्स के अलावा स्पेशल क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पेशल टाइप क्वेश्चन जो होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी आ जाती हैं। और आपको लगता है कि इतना ही काफी है सिलेक्शन के लिए, पर ऐसा नहीं है। अगर देखिए ऐसा होता तो 5 लाख में से केवल 8-10 हजार की नौकरी नहीं लगती, उन सभी बच्चों की नौकरी लगती जिन्होंने कंटेंट पढ़ लिया, ट्रिक्स पढ़ ली, स्पेशल क्वेश्चन कर ली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी पढ़ ली। पर इसके अंदर एक मेन बात यह है, देखिए आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे आप डेली रूटीन में देखते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं या पेपर में देने जाते हैं, तो सबसे बड़ा दिक्कत बच्चों ये आता है कि आपको ये लगता है पेपर के अंदर कि हमारे पास टाइम नहीं बच पा रहा है क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन तो हमें आता है, हमने पढ़ा हुआ भी है, हमें ट्रिक भी पता है, पर पेपर के अंदर हमारे पास टाइम ही नहीं बचा इस चीज के लिए कि हम उस क्वेश्चन को कर पाए। तो उसके लिए आपको खास ध्यान अपने खुद की प्रैक्टिस पे भी रखना पड़ेगा, यानी सेल्फ की कैलकुलेशन पर।
मेन जो टाइम आपका खर्च होता है वो होता है कैलकुलेशन पर। आपको लगता है सर कैलकुलेशन इतनी लंबी थी, कॉन्सेप्ट आता था, आंसर निकालने में टाइम लग गया। आप खुद भी डेली लाइफ में ना ये देखिएगा कि जैसे आप कभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते वक्त आप ये देखिए कि कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने बनाए और उसके अंदर लिखने वाला पार्ट कितना था। जब आप वो देखेंगे ना तो आपको उसी से अंदाजा लग जाएगा कि डेली लाइफ में मैं क्या गलती कर रहा हूँ और ऐसा क्यों हो रहा है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया और मेरा जॉब नहीं लग पा रहा है। कोचिंग मैंने यहाँ भी ले ली, वहां भी ले ली, सब जगह से मैं कोचिंग लिए जा रहा हूँ और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो देखिए कोई बंदा आपको ये मोटिवेट नहीं कर पा रहा कि बेटा आप खुद पे भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि केवल आपको ये कंटेंट ही पढ़ना है, आपको डेली रूटीन में अपनी कैलकुलेशंस वगैरह पे भी ध्यान देना है। तो देखिए आगे की जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ आपकी, इसमें एक खास ध्यान आपकी खुद की प्रैक्टिस पे भी रखा जाएगा, जिसके लिए आपको काफी सारी तकनीकें सिखाऊंगा मैं, जो मैंने अपने पास सिलेक्शन में इस्तेमाल करी हैं और जिसके बलबूते मुझे लगा कि भाई हाँ मेरा टाइम बच जाता था, अगर मेरे पास ये नहीं होती तो शायद दिक्कत हो सकती थी। तो देखिए सेल्फ के अंदर मैं आपको बताता हूँ 4-5 तरीके हम देखेंगे जिसके बलबूते पे आप आंसर निकाल सकते हैं। एक चीज और है, देखिए जैसे आपने कंटेंट पढ़ लिया कुछ और कंटेंट पढ़ने के बाद आपको लगता है कि क्वेश्चन हमें बनाना आ गया, क्वेश्चन आपने बनाया, आंसर निकाला और टिक कर दिया। पर देखिए ऐसा हमेशा नहीं चलता, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको देखते ही टिक करने होते हैं। यानी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकालना, केवल आंसर मार्क करना है। और आंसर मार्क करने के कुछ तरीके होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि आंसर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही कैसे मार्क करना है। इसके लिए देखिए आपके पास काफी सारे तरीके मैं सिखाऊंगा। अगर मैं देखता हूं अप्रोक्सीमेशन का एक मेथड होता है, यानी अंदाजा लगाना। इसके बाद मेरा खुद का मेथड जो है यानी एमजी कॉन्सेप्ट। एमजी कॉन्सेप्ट का एक खास ध्यान रखना है जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा काम आएगा। आप देखिएगा जब आपको मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको ये लगेगा कि हाँ इसने हमारा सबसे ज्यादा साथ दिया, हमारी कैलकुलेशन में जो टाइम बचा वो इसी की वजह से बचा। तो दोस्तों देखिए ये पार्ट तो हम करेंगे ही करेंगे कंटेंट वाला, साथ के साथ हम खुद पे भी देखेंगे डेली लाइफ में कैसे काम करना है कि टाइम डेली रूटीन में बचे हमारा। एमजी कॉन्सेप्ट के अलावा मैं आगे आता हूं, मैं डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपने शायद ही सुना हो, अगर सुना होगा तो ज्यादा अप्लाई नहीं किया होगा, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लगभग सभी चैप्टर्स के अंदर डिजिटल सम और एमजी कॉन्सेप्ट से आंसर निकाल सकते हैं। यानी कभी अगर कैलकुलेशन पड़ी, कोई क्वेश्चन मैं एमजी कॉन्सेप्ट से नहीं कर पाया तो उसे मैं करूंगा डिजिटल सम से, और डिजिटल सम से नहीं कर पाया तो एमजी कॉन्सेप्ट से, उससे भी नहीं कर पाया तो अप्रोक्सीमेशन से, अप्रोक्सीमेशन से भी नहीं कर पाया तो लास्ट डिजिट से। ये भी मेरा एक पार्ट है आंसर निकालने का। इससे भी मैं नहीं कर पाया तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रिमाइंडर थ्योरम के एप्लीकेशन पे होते हैं। जैसे कि आपने रिमाइंडर थ्योरम तो पढ़ ली, आपने केवल ये पढ़ा कि भाई इसकी पावर ये है, इसे इससे भाग किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, पर आपने ये नहीं देखा कि मैं इसको डेली रूटीन में कैसे यूज कर सकता हूँ। तो हमें ये भी देखना है कि रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल मैं डेली रूटीन में किस तरीके से करूंगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 3 4 5 तरीके तो आपके हो गए, ये सारे खुद के तरीके हैं। यानी ये सारे तरीके ऐसे हैं, कंटेंट होने के अलावा आपको ये सारी चीजें पता होनी ही चाहिए। अगर ये सारी चीजें पता है आपको डेली रूटीन की पढ़ाई भी बहुत आसान लगेगी और आपको ये लगेगा कि सर ने वाकई में 5 सिलेक्शन जो लिए हैं उसका राज तो यही है। और अगर आपके पास ये चला गया तो आपको भी ये लगेगा कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा चाहे किसी का हो या ना हो। तो आपको इस चीज पे खास ध्यान रखना है, जो भी क्लास आगे चलेगी उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी, यानी ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा जिस पे आपको खास ध्यान रखना है। और देखिए इन सारे तरीकों में अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे मेरे काफी सारे क्वेश्चन हो गए, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है ये सारे क्वेश्चन हो गए। एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसा कि आप मेरे बारे में जानते हैं, ठीक है, या आपने वीडियो वगैरह कभी देखी है मेरी, तो आपको एक बात पता होगी कि सर ऑप्शन का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है।
और मैं ऑप्शन से ही आपको ये दिखाऊंगा कि काफी सारी चीजें आपकी आसान हो सकती हैं अगर आपकी नजर ऑप्शन पे हो। देखिए मेन दिक्कत बच्चों पता क्या रहती है, जैसे मैं भी पढ़ाई करता था, मुझे भी ये लगता था कि भाई पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, और मैं ऑप्शन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप भी कहीं से अगर पढ़ रहे होंगे या कहीं से पढ़े होंगे या कहीं पर आपने वीडियो देखी या कुछ भी करा, आपने एक बात नोट करी कि भाई किसने भी आपको पढ़ाया उसने सीधा एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद उसने आपको एक तकनीक बताई कि भाई इस तकनीक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। पर आप ये देखेंगे कि वहां पर कभी आपने ये नहीं देखा कि कभी आपके सामने ऑप्शन लिखे गए हो ए बी सी या डी। और हो सकता है कि आपके सामने अगर ऑप्शन लिखे होते तो आप अपने दिमाग से चीजें निकाल के उसे आंसर मार्क कर सकते थे। पर देखिए ये सारी चीजें जब पता लगती हैं जब आप एग्जाम में बैठते हैं। जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना, तो फेस एक अलग होता है। अगर एग्जाम में बैठ के अगर आप सभी क्वेश्चन को बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, अगर बनाते रहेंगे तो देखिए टाइम लगेगा और फाइनली आपको ये लगेगा कि सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं ऑप्शन का यूज सबसे ज्यादा करता हूँ। मैंने अपने डेली रूटीन में यूज किया, पढ़ाई करते वक्त यूज किया। और देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, एक बहुत बढ़िया बात है ये कि जैसे मान लेते हैं मैंने आपको 10 चीजें सिखाई, मैंने आपसे बोला मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ, ये भी सिखा रहा हूँ। आप में सभी में काबिलियत बहुत ज्यादा है, सभी के अंदर बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत अच्छी काबिलियत है। मेन बात यह है कि आप उस चीज को समझें, खुद पर विश्वास करें। आप ये ना सोचें कि जो सामने वाला है चाहे वो मैं ही क्यों ना हो कि मैं ही सब कुछ हूं। आप ये सोचिए कि आप भी अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इस चीज पे फोकस करिए कि दिमाग से चीजें कैसे की जा सकती हैं। इस चीज पे नहीं करना है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। बच्चों सॉल्यूशन तो देखिए सारे लोग बना रहे हैं, सभी का सिलेक्शन थोड़ी हो पा रहा है। तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना वो सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं। आप इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहे कि आपको मैथ बनाना आ जाए। इतनी मेहनत कर रहे हैं, घर वाले आप पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप घर से दूर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, खाने की दिक्कत हो रही है। तो ये सारी दिक्कतें आपके साथ हैं। और इन सारी दिक्कतें आप मैथ बनाने के लिए तो नहीं कर रहे मेरे ख्याल से। आप केवल इसलिए कर रहे हैं कि भाई जो भी है हमारी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए अच्छी सी, जो हम आगे स्केल पे जाके अपनी अच्छी खासी यूपीएससी की भी तैयारी करनी है तो वो भी कर पाए। तो बच्चों इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है। जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको डेली रूटीन में यूज करना है। रूटीन में आप यूज करेंगे आपको लगेगा कि आपका आधा रास्ता तो मैंने ही तय करवा दिया। क्लास क्लास में ही आपको ये लगेगा 70-80% तो सर ने ही करा दिया, हमें केवल 20% चलना है। तो देखिए 20% ही आपको चलना है, बस 80% तो लगभग मैं ही चलवाऊंगा आपको। तो आपको विश्वास रखना है मेरे पे, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसा वैसा डेली करना है। और देखिए ये जंग ऐसी है जो दिमाग से जीती जा सकती है। खाली मेहनत करोगे कुछ नहीं मिलेगा। और दिमाग से तो देखिए आप चीटर को भी फेल कर सकते हैं। मैं लिख के आपको ये बात कह रहा हूँ। एक बात बताइए कि हमने जो सिलेक्शन लिया, क्या हमारे टाइम में चीटिंग नहीं हुई क्या? हमारे टाइम में भी देखिए चीटिंग सब होती थी, पर हमने कभी इन चीजों पे नजर इतना मारा नहीं। हम अपनी मेहनत करते थे और मेहनत कर करके ही हमने ये सारी चीजें निकाली हैं कि हमने देखा कि चीजें क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती हैं, किस किस चीजों से सिलेक्शन हो सकता है। हमने ये देखा बच्चों की कमी कहाँ रह जाती है। बच्चों की कमी कहाँ रह जाती है, बच्चा डेली रूटीन में कोचिंग जा रहा है और आ रहा है, कोचिंग जा रहा है और आ रहा है, कोचिंग जा रहा है और आ रहा है, पर उसे यही नहीं पता कि मैं इस जगह सही भी काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। वो तो डेली रूटीन में बनाए जा रहा है जैसे सामने वाले ने बताया। पर देखिए ये चीज सामने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई अगर वो खुद ने सिलेक्शन लिया है तो बच्चों को भी आगे सिखाए जिससे उनकी भी जिंदगी बेहतर हो सके। आप लोग इतना विश्वास करते हैं हम लोगों पर, तो उस विश्वास के लिए देखिए हमारा फर्ज बनता है ये कि आप लोगों को सही राह पे चलाएं। जैसे मैं ऑप्शन की चीजें आप लोगों को बताता हूँ, ये सब चीजें ये सारे सीक्रेट्स हैं मेरे। और सारे सीक्रेट्स मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा भला इन चीजों से हुआ तो आपका भी हो जाएगा उस चीज से। देखिए करने को मैं भी ये कर सकता हूँ, केवल कंटेंट कंटेंट पढ़ाया आपको और कंटेंट से आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। तो सिलेक्शन के लिए चीज सीखनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज एक स्पेशल क्लास स्टार्ट होगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक डिजिटल सम का तरीका, यानी डिजिटल सम पे हम काम करेंगे। डिजिटल सम एक ऐसा तरीका है जिसके इस्तेमाल से आप काफी सारी चीजें आसान कर सकते हैं। तो देखिए नोटबुक अपनी खोलिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए हो सकता है कि आपने ये तरीका शायद सुना हो शायद ना भी सुना हो।
देखिए स्टार्ट करेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम यानी अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आपको ज्यादा काम नहीं करना, केवल एक ही चीज करनी है, केवल अंकों के योग चेक करने हैं और आंसर पे टिक करना है। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। देखिए आपने सुना नहीं होगा या हो सकता है सुना हो, पर आपको ही लगेगा कि यार डिजिटल सम सुना हुआ तो है मैंने, पर मुझे पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो देखिए मैं इस चीज के सबके जवाब आपको दूंगा। आपको केवल आराम से बैठना है और आराम से बैठ के चीजें समझनी है। और अगर आप समझ जाते हैं चीजें तो आपको ये लगेगा कि कैलकुलेशन वैलकुलेशन तो कुछ भी चीज नहीं है, मैं तो और भी बहुत बड़ी चीज कर सकता हूं। तो देखिए डिजिटल सम के अंदर पहले मैं आपको ये बताऊंगा डिजिटल सम होता क्या है, व्हाट इज डिजिटल सम। उसके बाद देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट डिजिटल सम, यानी पहली बात ये कि ये है क्या चीज। दूसरी बात ये कि ये चीज निकाली कैसे जाएगी। तीसरी बात ये कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए ऐसा तो है नहीं ना कि आप इतना अपना बहुमूल्य वक्त निकाल कर आए हैं, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए, और आपके सामने डिजिटल सम नाम की कोई चीज है और आप उसे देख रहे हैं और सुन रहे हैं और उसका आपके कोर्स से कोई रेलिवेंट ही नहीं है। देखिए ये बात मैं आपको बताऊंगा, आपने कभी सुना नहीं होगा इस चीज के बारे में, पर आप देखेंगे इसके अंदर तो काफी सारी चीजें ऐसी छिपी हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, आपको आराम से देखिए समझनी है, चाहे आप नोट कर पाए या ना नोट कर पाए, ये ध्यान रखिएगा जो भी चीज यहाँ चल रही है वो आपके दिमाग में घुसनी चाहिए और समझ आनी चाहिए। अगर एक बार समझ आ जाती है तो आगे तक आपके दिमाग में रहेगी। अगर खाली नोटबुक में लिखेंगे तो नोटबुक तक सीमित रहेगी, दिमाग में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट से, कि डिजिटल सम है क्या। देखिए डिजिटल सम क्या चीज है, मान लेते हैं कोई नंबर लिखा है आपके सामने, कोई भी नंबर ले लेता हूं मैं 12। अगर मैं 12 को देखता हूं, इसके दोनों अंकों को जोड़ देता हूं, डिजिटल सम यानी अंकों का योग। 12 का मतलब हो गया 1 + 2 जो कि आपका 3 हो गया। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मैंने ले लिया 24, अंकों का योग हो गया 2 + 4 जो कि 6 हो गया। अगर मैं ले लेता हूं 121, 1 + 2 + 1, ये आपका 4 हो गया। अब देखिए एक खास बात और है, डिजिटल सम के बारे में लिखिए पहले थोड़ा सा। किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद पर्याप्त एक संख्या अंकों का योग या फिर डीएस कहलाती है। डीएस हम इसे बोलते हैं डीएस अप्लाइड फॉर डिजिटल सम। डिजिटल सम अंकों का योग, यानी जो भी नंबर है उसके अंकों का योग, यानी 1 + 2 3 हो गया, 2 + 4 6 हो गया, 1 + 2 + 1 यानी 4 हो गया। हो सकता है नंबर बड़ा भी हो, बड़ा नंबर में भी आप निकाल सकते हैं। जैसे एक और नंबर मैं ले लेता हूं 2 3 4 5। अगर आप देखते हैं 2 + 3 + 4 + 5, तो 5 4 9 3 12 और 2 14 यानी 14 हो गया, और 14 के अंकों का योग 1 + 4 यानी 5 हो गया, तो 5 इसके अंकों का योग आ गया। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको,
देखिए जैसे आपको ये पता लगा कि डिजिटल सम है क्या चीज, इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है कि डिजिटल सम किस और नाम से जाना जाता है। अगर देखिए मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि एक नंबर है आपके सामने 12, इसको आपको 9 से भाग करना है। अगर आप इसे 9 से भाग करते हैं तो शेषफल बचेगा 3। अगर मैं बोलता हूं एक नंबर है 24, इसे आप 9 से भाग करते हैं तो शेषफल बचेगा 6। अगर मैं देखता हूं 121 है, अगर मैं इसे 9 से भाग करता हूं शेषफल बचेगा 4। अब देखिए मैंने आपको क्या बात बताई, मैंने आपसे एक सिंपल सी बात बोली कि कोई भी अगर नंबर है, अगर इसे आप 9 से भाग करते हैं तो जो भी शेषफल बच रहा है वो आप देख सकते हैं इसके अंकों का योग है। यहां पर आपको 3 मिला, ये भी 3 आ गया। यहाँ 6 मिला, ये भी 6 आ गया। यहाँ 4 मिला, ये भी 4 आ गया। तो यानी इसकी एक डेफिनेशन और हो जाएगी आपकी, वो भी आपको लिखनी है, वो भी लिखिए। इसे मैं रब कर देता हूं। किसी संख्या का अंकों का योग उस संख्या को नौ से भाग करने पर पर्याप्त शेषफल के समान होता है। देखिए ये सारी प्रॉपर्टी हैं, ये सारी बेस लेवल की चीज चल रही है। जब तक इन्हें नहीं पढ़ेंगे इनका इस्तेमाल नहीं जान पाएंगे। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, और इनका जो इस्तेमाल किया जाएगा यानी जो इनका यूज है वो मैजिकल है। लगभग सभी चैप्टर में मैं दिखाऊंगा, चाहे वो अर्थमेटिक का हो, मेंसुरेशन का हो, किसी भी चीज का हो, परसेंटेज हो, टाइम एंड वर्क हो, प्रॉफिट लॉस, SI CI, नंबर सिस्टम, यहाँ वहाँ लगभग हर जगह लग जाएगा ये। पर पहले आपको एक तकनीक पता होनी चाहिए। देखिए अभी ध्यान रखिए कि आप एक तरीका सीख रहे हैं, इस तरीके को आगे काफी जगह लगाना है। तो देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई कि डिजिटल सम होता क्या है। यानी डिजिटल सम अगर मैं देखता हूं, अब इन दो बातों से मैं केवल ये चीज जान गया कि जैसे कोई नंबर है 17, इसके अंकों का योग क्या हो गया, 7 और 1 8। या तो मैं ये बोल दूं, या फिर 17 को अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो भी शेषफल 8 बचेगा। तो दोनों चीजें सेम होती हैं। किसी भी नंबर को 9 से भाग किया जाए जो शेषफल बचेगा, या फिर उसके अंकों को जोड़ दिया जाए जो नंबर मिलेगा, दोनों ही आपका सेम रहेगा, जिसे आप DS कहेंगे। आगे प्रॉपर्टी लिखते हैं। देखिए इसकी, इतना आपने लिख लिया होगा, मैं रब कर देता हूं। अब देखिए एक चीज और है, अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, मैंने यहाँ पर देखिए जितनी प्रॉपर्टी है ना, मैं सबको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। यानी ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप अपनी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है जो मैंने लिया आप वो ही लेंगे। देखिए ये मैथ है, ये नेचर में जो है सिमिट्री में रहता है। आप कैसे भी निकालेंगे आंसर सेम आएगा अगर आपके लॉजिक ठीक है तो। अगर आप देखते हैं, मैं 9 का टेबल लिखता हूं। अब आपसे मैं अगर एक बात पूछूं कि भाई किसी संख्या का मेरे को अंकों का योग निकालना है और वो केवल एक अंक होना चाहिए, तो वो एक अंक क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर वो 1 से लेके 9 तक सारे हो सकते हैं।
बिल्कुल सही बात बोली आपने, मैंने वही लिख लिया। 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज्यादा तो कोई एक अंक की संख्या ही नहीं है। इससे अगला बढ़ेंगे 10 आ जाएगा, 10 को देखेंगे 1 + 0, और 1 + 0 क्या हो जाएगा, वापस 1 हो जाएगा। 11 आ जाएगा, 1 + 1 वापस 2 हो जाएगा। यानी 1 से लेके 9 तक अंकों का योग कुछ भी हो सकता है। ये चीज मैंने यहां पर देखी। अगर मैं 9 × 1 करता हूं, 9 आ गया, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81। देखिए अब आपने देखा कि 1 से लेके 9 तक अंकों का योग कुछ भी हो सकता है। अगर मैं उस संख्या को 9 से गुणा करता हूं तो आप देखते हैं इसके अंकों का योग कितना है, 9 है। इसके अंकों का योग भी 9 है, इसके अंकों का योग भी 9 है, इसका डीएस भी 9 हो गया, इसका भी 9 हो गया, इसका भी 9 हो गया, यानी सभी के अंकों का योग 9 हो गया। यानी इससे आप एक खास प्रॉपर्टी पे पहुंच गए कि भाई 9 को किसी भी नंबर से आप गुणा करेंगे उसके अंकों का योग 9 ही रहेगा। यानी आपने सीधा सीधा ध्यान रखना है, 9 का जो भी मल्टीपल होगा या जो भी नंबर 9 से गुणा होगा उसके अंकों का योग 9 ही रहेगा। एक प्रॉपर्टी और लिखनी है यहीं पर ही, 9 के सभी गुणज 9 के सभी गुणज के अंकों का योग हमेशा 9 ही रहेगा। यानी 9 को आप किसी भी नंबर से गुणा कर दें, मान लेते हैं मैंने आपसे बोला 9 इंटू ये निकालना है आपको 117, और इसके आंसर का अंकों का योग निकालना है। यानी जो भी नंबर आएगा उसको जोड़ के बताना है कि एक संख्या क्या होगी। आप सीधा बोलेंगे 9 होगी। 9 क्यों होगी, क्योंकि 9 आपको यहां दिख रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 27 × 31, मैंने बोला जो आंसर आएगा यहां पर उसके अंकों का योग निकालना है आपको। आपने देखा इसके अंकों का योग कितना है, 7 और 2 9, और 9 अगर एक बार आ गया उसके आगे पीछे कुछ भी लिखा हो इसके अंकों का योग 9 ही रहेगा। यानी इसका भी डीएस 9 रहेगा, इसका भी डीएस 9 रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, एक बार अगर आपको किसी भी कैलकुलेशन में 9 मिलता है, उसके आगे कुछ भी चीज गुणा होती है या उससे पहले कितनी भी चीज गुणा होंगी, तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग अगर आप जोड़ेंगे आपको 9 ही मिलेगा। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लेते हैं ये तो मैंने इंटीजर नंबर ले लिए। देखिए सारी ना बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे आप कहते हैं ना कि कोई खेल खेलते हैं, जब तक खेल के नियम नहीं पता होंगे खेल खेलना कैसे जानेंगे। तो ये खेल के नियम है, और ये आपको ऐसा खेल खिलाएंगे आपको पता लगेगा कि भाई आपका सिलेक्शन तो मोस्टली इसी पे डिपेंड हो गया। तो ये खेल के नियम है जो आपको डेली रूटीन में पढ़ने हैं। आपने देखा, अगर मैं एक और नंबर ले लेता हूं, 9 × 1.03, और मैंने यहां पर भी लिख दिया 4.28, और मैंने यहां पर भी लिख दिया 7.1। अब यहां पर जो भी आंसर आएगा, ये सारी चीजें आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि ये ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या सर ही टॉपिक पे ना रहे हैं क्लास में। आपने देखा कि ये 9 आ गया अगर, तो इसके आगे कुछ भी नंबर आ जाए, इसके पीछे कुछ भी नंबर आ जाए, यहाँ जो आंसर आएगा उसको अंकों का योग अगर आप निकालेंगे यानी डीएस निकालेंगे तो वो हमेशा 9 ही रहेगा। तो देखिए तीसरी प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी उसके मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए कि तीसरी प्रॉपर्टी का मतलब क्या था। अब बढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे। चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे, देखिए अब देखिए मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं। ये सारे एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करेगा। अगर मैंने ये देख लिया, अभी आपको ना एक बार बताई गई थी मल्टीप्लीकेशन की कि 9 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो अंकों का योग 9 ही आ जाएगा। अब मैं आपसे बोलता हूं 9 के अंदर मैं चीजें जोड़ता हूं।
अब देखिए 9 के अंदर अगर मैं चीजें जोड़ता हूं, मैंने देखा 9 + 1 यानी 10 हो गया, 9 + 2 11, अब देखिए आपने क्या चीज देखनी है। अगर मैं 10 देखता हूं, इसके अंकों का योग अगर मैं निकालता हूं, जैसे कि आपने निकाला पहले, मैं बार बार नहीं लिखूंगा देखिए ये चीज की 1 + 0 हो गया, 1 + 1 हो गया। अब आप इतनी चीज समझ चुके हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज आपको दिमाग को ऐसे आदत डालनी पड़ेगी कि सारी चीजें ना लिखनी पड़े, चीजें सीधा समझ आए। 1 + 0 यानी 1 हो गया, 1 + 1 यानी 2 हो गया, 1 + 2 यानी 3 हो गया, 1 + 3 यानी 4 हो गया, 1 + 4 यानी 5 हो गया, 1 + 5 6 हो गया, ये 7, ये 8, ये 9। अब आपने एक बात गौर करी कि जो भी नंबर यहां लिखा है, ये तो वही नंबर है जो 9 में जुड़ रहा था, ठीक है। अब आपने देखा ये जो अंकों का योग था, यहां पर भी अंकों का योग यही आ गया, यानी 9 अगर लिखें या ना लिखें कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। यानी 9 की जगह अगर मैं 0 लिखूंगा तो भी आंसर ये आएगा, 9 की जगह 0 लिखूंगा तो भी ये आएगा, 9 की जगह 0 लिखूंगा ये आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कभी भी अगर डिजिटल सम में 9 बनता है जोड़ते वक्त, तो 9 को आप 0 की तरह ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल मैंने लिया 154, मेरे को इसके अंकों का योग निकालना है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप इसके अंकों का योग निकालने के लिए 5 4 9 और एक 10 करेंगे और 10 के बाद फिर 1 करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, अभी मैंने आपको बताया कि कहीं भी अगर 9 बनेगा तो उसे आप 0 मान लेंगे, यानी 9 को आप 0 की तरह ट्रीट करिए। 5 और 4 9 हो गया, यानी लगभग 0 हो गया, ये 0 + 1 यानी 1 हो गया, तो अंकों का योग आपका 1 आ जाएगा। तो आपको केवल यही देखना है कि जहां भी 9 बनेगा उसे आप शून्य की तरह ट्रीट करेंगे जब भी आप उसे जोड़ेंगे। और अगर ये गुणा होता है तो केवल 9 आ जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, जब यहाँ मल्टीप्लाई था तो 9 आ रहा था, जब प्लस है तो 9 जो है 0 की तरह बिहेव करेगा। अब इसी चीज को आप लैंग्वेज फॉर्मेशन में लिखेंगे। अब लिखिए इसे, जब भी किसी अंक में नौ जोड़ा जाएगा तो उसके अंकों का योग समान रहेगा। इसीलिए अंकों का योग ज्ञात करते समय हमें सभी नौ को हमें सभी नौ को काटना होगा। यानी आप देखते हैं एक बार, इसमें एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, किसी भी संख्या में, संख्या बोल दें या अंक बोल दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 जोड़ते वक्त उसके अंकों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए अंकों का योग ज्ञात करने के लिए 9 को काटना है। अब देखिए लैंग्वेज तो आपने लिख लिया, अब इसका मतलब क्या होगा आइए अब ये जान लेते हैं, ठीक है। मैंने एक नंबर लिख दिया आपके सामने, अभी मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा आपको, आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बताना है उसका अंकों का योग क्या होगा। अगर मैं लिख देता हूं
एक नंबर लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया। अगर मैंने आपको एक बात बोली कि जहां भी 9 बनेगा उसे भूल जाइए या उसे जीरो मान लीजिए, आप सीधा देखते हैं 9 तो ये बन गया, 3 2 5 और 1 6, तो इसके अंकों का योग 6 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, 3 6 7 2 1 5। एक नंबर लिख दिया मैंने। आपने क्या पढ़ा, आपको ये बताया गया कि जहां भी 9 बनेगा उसे भूल जाओ, उसे जीरो मान लो जोड़ते वक्त। इसे जीरो मान लेते हैं, इसे जीरो मान लेते हैं, बचा 6, ये 6 आ गया। आप इसे बड़ा करके बनाएंगे तो भी 6 ही आएगा। 7 2 9, 9 18, 5 23 और 1 24, और 24 वापस क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, देखिए डिजिटल सम अगर आपको निकालना आ गया, पर ये भी पता होना चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जल्दी कैसे निकालना है। खाली ये नहीं है कि आपको पता है कि डिजिटल सम होता क्या है, खाली पता होने से कुछ नहीं होगा। स्पीड अगर बनानी है तो ये चीज पता होनी चाहिए, जल्दी कैसे होगी चीज। इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं 2 4 एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए, आपको सॉल्व करने हैं, आपको बताना है अंकों का योग क्या आएगा। एग्जाम्पल है आपके, पहला हो गया दूसरा, अगर मैं देखता हूं तीसरा, अगर मैं देखता हूं तो देखिए 4 एग्जाम्पल है आपके सामने, इन्हें आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए। देखिए इतना समय काफी है सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको चीज सॉल्व करने के लिए मिल गई, इसे बैठ के आप प्लस कर रहे हैं और फिर कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया है वो रूल्स आपको लगाने हैं, और वो रूल्स लगाते वक्त सारी चीजें ध्यान रखनी है। देखिए एक बार की बात है, मैंने भी एक बार रूल पढ़ लिया, मेरे को कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं कभी भी उठ के किसी को समझा सकता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर है। ठीक है, आपके भी यहाँ पर होना चाहिए, नोटबुक में चाहे हो ना हो। अगर देखते हैं इसमें आपको जैसे कि बताया गया कि भाई जहां भी नो हो ना, ऐड करते वक्त उसे जीरो मान लो और उसे भूल जाओ। ये 3 बार नो आ गया, जीरो हो गया, 5 और 1 6, ये 9, ये 9, ये 7, ये 9, ये भी 9 हो गया, बचा 6, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9। यानी जहां भी आपका 9 बनेगा तो 9 को आपको सीधा काटना है, जो भी बचेगा वो आपका अंकों का योग हो जाएगा। यानी आपने देखा इसके अंकों का योग 8 आ गया। अब देखिए हो सकता है आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो कि सर अगर सारे ही 9 बन जाए तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। अगर मैंने देखा 6 3 7 2 1 8, 9 9 9, तो तीनों ही 9 आ गए तो अंकों का योग 9 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर सारे ही 9 बनेंगे तो 9 हो जाएगा, या 9 को काटने के बाद जो बचता है वो अंकों का योग कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने यही पढ़ा था इस प्रॉपर्टी के अंदर, 9 अगर किसी के अंदर जोड़ेंगे तो अंकों का योग वही रहेगा। देखिए ये चीज ना आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी डेली रूटीन में जब आप देखते हैं तो वहां पर आप जैसे करते हैं कि 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या करते हैं, सभी के अंकों को योग जोड़ा, फिर एक नंबर निकाला, फिर देखा कि वो नंबर 9 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। पर इतना करने की क्या जरूरत है, सीधा देखिए ये आपने क्या निकाला है, ये वही तो निकाला है कि 9 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो जब भी 9 की डिविजिबिलिटी लगानी है आप सीधा सीधा यही करिए, जो भी 9 है वो काट दीजिए, जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। ये रिमाइंडर 7 हो गया, ये रिमाइंडर 6 हो गया, ये रिमाइंडर 8 हो गया। यानी ये सारे क्या आ गए, ये सारे नंबर जो लिखे हैं वो क्या है, 9 से भाग करने पर शेषफल इस नंबर को क्या बचेगा, और यही अंकों का योग होता है। यानी दोनों चीजें सेम होती हैं। आइए अब आगे देखते हैं, आगे की प्रॉपर्टी लिखते हैं। देखिए धीरे धीरे करके बिल्टअप करना है चीजों को, लास्ट तक पहुंचना है और लास्ट तक देखना है कि बड़े क्वेश्चन छोटे कैसे होंगे। आइए आगे लिखते हैं।
देखिए पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूँ आपको। देखिए वैसे जो लिखा हुआ है ना, इसे आपको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ये बेसिकली प्रॉपर्टी समझाने के लिए लिखा हुआ है, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही आपको ये याद रखना। कुछ भी याद नहीं रखना है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अगर मैथ पढ़ रहे हैं ना तो समझने वाली चीजें ज्यादा है और याद रखने वाली चीजें बहुत कम है। आप देखिए इसी चीज को समझते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैंने लिए आप केवल वही ले सकते हैं, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूं। अब देखिए पहले आपको ये बताया गया कि डीएस होता क्या है, ये आपको पता लग गया। उसके बाद आपको ये बताया गया कि इसे कैलकुलेट कैसे करना है, ये भी आपको पता लग गया। अब ये बात आ गई है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे, वाई शुड वी स्टडी इट, यानी क्या जरूरत है इसे पढ़ने की। तो वो चीज अब आपको यहाँ पर पता लगेगी। ठीक है, यानी आपने देखा, आपने मैथमेटिक्स में जो आप कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस आपकी प्लस की हो जाती है, माइनस की हो जाती है, डिवाइड की, मल्टीप्लाई की, तो लगभग आप सभी जगह डीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल हाउ, यानी कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, पहले मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा। अगर मैं बोलता हूं 12 + 3, ये आ गया 15। अब 12 के अंकों का योग अगर मैं देखता हूं तो 3 हो गया, इसके अंकों का योग 3 हो गया, इन दोनों के अंकों का योग क्या हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से मैं अगर देखता हूं 1 और 5 15, 15 के अंकों का योग 6 हो गया। यानी इससे एक बात आपको पता लग रही है कि दुनिया की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं प्लस की, आप उन सभी के अंदर डीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी लेफ्ट हैंड साइड का डीएस होगा वही राइट हैंड साइड का डीएस होगा, चाहे वो कैलकुलेशन कितनी भी बड़ी हो, चाहे 1000 नंबर जोड़ें, चाहे 5000 नंबर जोड़ें। यानी ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब यही कैलकुलेशन आप देखते हैं बड़े नंबर के अंदर, जैसे ये बड़ा नंबर है। अब आपने देखा 8 7 15 और 6 21, 21 के अंकों का योग कितना हो गया, 3 हो गया। 5 2 7 और 1 8, इसके अंकों का योग कितना हो गया, 8 हो गया। इसके बाद मैंने देखा 8 और 3 अंकों का योग कितना हो गया, 11, और 11 का मतलब होता है 2। यानी इसके अंकों का योग आपको मिल गया 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो थी उसके अंकों का योग 2 आ गया। अब राइट साइड देखता हूं मैं, 9 आपको बताया कि 9 तो आपको काट ही देना है, 9 भूल जाना है। बचा 3 और 8, 3 और 8 यानी 11, और 11 का अंकों का योग भी 2 हो गया। तो आपने देखा कि आप 3 डिजिट का नंबर ले लें, 2 डिजिट का नंबर ले लें, 1 नंबर लें, 2 नंबर लें, 10 नंबर लें, 1000 नंबर लें, जो भी लेफ्ट हैंड साइड के अंकों का योग है वो राइट हैंड साइड के अंकों के योग के बराबर होगा ही होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल नेचर है जो आपको समझना है। आगे मैं देखता हूं 962 - 5 151। आपको पता है 9 तो आप भूल जाते हैं, 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 1 7, यानी जो भी आंसर आएगा उसके अंकों का योग 1 होगा। अब आपने राइट साइड में देखा 8 और 1 9, ये तो आप भूल जाते हैं, बचा 1, तो ये भी 1 आ गया। तो आपने देखा चाहे वो प्लस की कैलकुलेशन थी चाहे वो माइनस की कैलकुलेशन थी, अंकों का योग दोनों तरफ समान रहा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ठीक इसी तरीके से मैं आगे देखता हूं कि क्या ये चीज आगे भी और कहीं लग सकती है। मैंने देखा मल्टीप्लीकेशन में लगाकर, मल्टीप्लीकेशन अगर मैं देखता हूं 8 हो गया, 7 हो गया, 8 सत्ते 56, 56 6 और 5 11 यानी 2, ये भी 6 और 5 11 यानी 2। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई, अगर ये मल्टीप्लीकेशन में भी लग रहा है
तो मल्टीप्लीकेशन तो आप भाई साहब बहुत सारी जगह करते हैं, परसेंटेज हुआ, यहाँ वहाँ काफी सारी जगह ऐसा होता है जो आप इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस चीज का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन अपनी इजी कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा से समझा देता हूं मैं इसे, स्टार्टिंग से हमने क्या समझा। सबसे पहले हमने देखा कि इसे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। मैथ में आप चीज पढ़ते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। देखिए डिवीजन का कॉन्सेप्ट आज मैंने डिस्कस नहीं किया है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज केवल हम यही समझ रहे हैं कि प्लस, माइनस और मल्टीप्लीकेशन में प्रॉपर्टी क्या होती है और ये लगेगा किस तरीके से। प्लस में आपने देखा, ये प्रॉपर्टी का मतलब है कि दो संख्याएं अगर ए और बी, उनके अंकों का योग निकालिए और इंडिविजुअली इनके अंकों का योग निकालिए, जो भी आंसर आएगा उसके अंकों का योग बराबर होगा। इसे यहां समझना मुश्किल है पर यहां समझना आसान है। अगर मैं देखता हूं 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 यानी 2 और 1, 2 और 1 3 हो गया, 5 2 7, 7 और 1 8, ये 8 हो गया, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, 9 कट गया, बचा 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, यानी लेफ्ट साइड में भी 2 मिला तो राइट साइड में भी 2 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 मिला तो यहाँ 3 आ जाएगा, ऐसा हुआ तो वो कैलकुलेशन गलत होगी चाहे किसी भी बुक में छपी हो। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं माइनस में। यहाँ पर 9 तो कट गया, बचा 8, 5 और 2 7 हो गया, 9 कट गया, बचा 1, तो ये भी 1 ये भी 1। इसी तरीके से आपने यहाँ पर देखा, ये 8 हो गया, 8 7 56, 56 यानी 2 आ गया। अब देखिए आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे, आगे हम आप इस तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे लिखिए, अब देखिए जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ कहाँ आप इसे लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो कुछ जगह ऐसी भी है जहां आप इसे नहीं लगा सकते हैं, तो नहीं लगाने वाली जगह आपको पता होनी जरूरी है। देखिए कभी भी कोई खेल खेले ना तो उसके पूरे नियम पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो देखिए दिक्कत पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है, देखिए आपने डिजिटल सम की क्लास कर ली, डिजिटल सम सुन लिया, खाली सुनने से नहीं होगा कुछ भी, डेली रूटीन में लगाना पड़ेगा। मैं ही लगवाऊंगा आपको डेली रूटीन में कि किस किस तरीके से लग सकता है ये। प्रॉपर्टी लिखते हैं अगली, अंकों का योग अंदाजे में मान्य नहीं है। यानी जहां भी आपको क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करी गई है वहां आप इसे नहीं लगा सकते, यानी अप्रोक्सीमेशन में डीएस काम नहीं करेगा। तो एक ध्यान रखनी है चीज, डीएस यानी एक ऐसी चीज है जो परफेक्ट कैलकुलेशन पे बेस है, यानी एक्यूरेसी पे बेस है। यानी कोई भी आंसर अगर एक्यूरेट लिखा है तो डीएस आपका 200% लगेगा ही लगेगा, पर कहीं भी अगर अप्रोक्सीमेट है तो आपने इसे वहां नहीं लगाना है। अब देखिए आपके दिमाग में कुछ बातें ये भी आ रही होंगी, सर हमें कैसा पता लगेगा कि ऑप्शन में ये अप्रोक्सीमेट है या एक्यूरेट है। तो उसके लिए भी देखिए मैं आपको चीज बताऊंगा, डेसिमल का कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये चीज देखेंगे। आगे प्रॉपर्टी लिखिए, यदि हमें अंकों का योग ऋणात्मक मिलता है यानी नेगेटिव मिलता है, तो असली डीएस, तो असली अंकों का योग जानने के लिए उसके अंदर 9 जोड़ना होगा। देखिए अब इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान से समझना है दिमाग से। 4372 - 4328 = 44।
अब देखिए आपने अभी तक ये बात पढ़ी कि भाई डीएस क्या होता है, जो भी अंकों का योग आएगा यानी 1 से लेके 9 तक ही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ केस ये आ गया कि यहाँ पर बोला गया कि नेगेटिव में अगर आ गया तो नेगेटिव में ये आ कैसे सकता है, आप खुद सोचिए। नेगेटिव में केवल तभी आ सकता है जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे दो संख्याओं का, यानी दो संख्याओं को घटाएंगे। वैसा पॉसिबल नहीं है कि एक नंबर आपके सामने लिखा है उसके अंकों का योग नेगेटिव आ जाए। तो ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने आपके सामने, इसमें से अगर मैं इसे घटाता हूं, अगर मैं इसके अंकों का योग देखता हूं, 7 और 2 9 तो 0 हो जाता है, बचा 7। 7 और 2 9 तो 0 हो जाता है, बचा 8। और 7 में से अगर 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -1। और -1 अगर आ गया यानी नेगेटिव में आ गया, और नेगेटिव से अगर असली पॉजिटिव में लाना है तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसके अंदर 9 जोड़ देता हूं तो अंकों का योग आपका 8 आ जाएगा। और अगर मैं राइट साइड देखता हूं तो इसके अंकों का योग भी आपको 8 मिल जाएगा। यानी कभी भी आपका अंकों का योग अगर नेगेटिव आता है तो उसके अंदर आपको केवल क्या करना है, केवल 9 जोड़ना है। इसके लिए लिख लेते हैं, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अगर आपने देखा -1 अगर आ रहा है तो इसके अंदर 9 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। यानी कभी भी आपको ऐसा लगता है किसी के अंकों का योग अगर माइनस में आ रहा है तो केवल 9 जोड़िए, असली अंकों का योग आ जाएगा। क्योंकि असली अंकों का योग हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में कभी नहीं होता। तो कभी अगर नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब ये है उसके अंदर 9 जोड़ना है और असली अंकों का योग निकालना है। यहीं पर ही मैं एक दूसरी बात भी बता देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, इसे हटा देते हैं। यदि किसी संख्या का अंकों का योग 0 आता है तो उसे आप नॉट ट्रीट कर सकते हैं। यानी 0 भी कब आएगा आपको पता है, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ही 0 आ सकता है, वैसे 0 नहीं आएगा। तो आपको ये बात समझनी है। यानी जिसके अंकों का योग 0 आएगा वो आप 9 ले लेंगे, उसे 9 होता है तो आप 0 ले लेते हैं, 0 होता है तो 9 ले लेते हैं। पर ये चीज ध्यान रखनी है, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 9 ही लेना है, पर ऐड करते हुए या सब्ट्रैक्ट करते हुए आप इसे 9 को 0 लेंगे तो ये भी प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी अगर 0 आता है तो 0 9 बन जाता है और 9 0 बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे की प्रॉपर्टी लिखिए। दशमलव और प्रतिशत का किसी संख्या के अंकों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी से ये पता लग रहा है कि आप इसे डेसिमल में भी लगा सकते हैं, आप इसे परसेंटेज में भी लगा सकते हैं। अगर आप देखते हैं मैंने एक नंबर लिख लिया 73% मैं बोलता हूँ, 7.3% मैं बोलता हूँ, 0.73% मैं बोलता हूँ, 730% मैं बोलता हूँ। सभी के अंकों का योग एक ही रहेगा। इसके अंकों का योग एक, इसके अंकों का योग एक, इसके अंकों का योग एक, इसके अंकों का योग एक। यानी परसेंटेज का और डेसिमल का डीएस पे कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। और देखिए आप बता सकते हैं कि ये इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है, इसका पीछे भी एक रीजन है। देखिए मैं रीजन बताता हूँ क्यों। अगर देखिए परसेंटेज में हटाता हूँ तो नीचे 100 लग जाता है। अगर मैं इसके अंकों का योग निकालता हूँ, एक आ गया, इसके अंकों का योग तो एक ही रहा, तो आंसर के अंकों का योग भी एक आ जाएगा। 7.3% है, परसेंटेज हटा के 100 लगाएंगे
और डेसिमल को हटा के एक और जीरो लगा दिया मैंने। ऊपर के अंकों का योग एक, नीचे के अंकों का योग एक, आंसर के अंकों का योग एक। ये हटाया डबल जीरो, परसेंटेज हटाया डबल जीरो, तो ऊपर के अंकों का योग एक, नीचे के अंकों का योग एक, आंसर के अंकों का योग एक। यानी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कहीं भी अगर परसेंटेज लगा है, परसेंटेज क्या होता है बेसिकली 1/100, तो इसके अंकों का योग एक होता है, तो इसके साथ कोई भी चीज गुणा होगी तो उसके अंकों का योग नहीं बदलेगा। ठीक है, सेम ये चीज आपको डेसिमल में देखनी है। डेसिमल का मतलब भी ये है, डेसिमल हटा के आप क्या लगाते हैं, 1/10, 100, 1000, 1000 इस तरीके से लगाते हैं। तो इसके अंकों का योग भी आपने देखा एक ही है। तो यानी एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी नीचे अगर 100 आ जाए या 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, तो कैलकुलेशन करनी बहुत ही आसान है। यानी कोई भी नंबर ऐसा आ जाए जिसके अंकों का योग एक ही है, तो ऊपर वाले का जो अंकों का योग होगा वही आंसर हो जाएगा। यानी अगर मैं देखता हूं 32%, अंकों का योग हो गया 5, मैं बोलता हूँ 0.32, अंकों का योग हो गया 5। ऐसा मैं इसलिए बोल पाया क्योंकि नीचे वाले के अंकों का योग एक ही है। तो नीचे वाले के अंकों का योग अगर एक है तो ये डायरेक्ट आपका ऊपर वाले के अंकों का योग आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए इस चीज को देखिए ध्यान से समझना है आपको। ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं थी, चाहे आप परसेंटेज लगाएं या डेसिमल लगाएं और कहीं भी लगा दें, अंकों का योग जो था वो ही रहेगा। इसका 1 था तो 1 ही रहा, चाहे वो परसेंटेज कहीं भी लगा दिया, डेसिमल कहीं भी लगा दिया। आगे देखते हैं, देखिए देखिए इतनी प्रॉपर्टी तो हमने लिख ली है। अब आगे आज देखेंगे क्वेश्चंस। जैसे कि अभी तक आपको मैंने लगभग लगभग सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी हैं, चाहे वो प्लस की हो, चाहे माइनस की, चाहे मल्टीप्लीकेशन की। डिवीजन हमने अभी नहीं छेड़ा है, डिवीजन का भी लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपको कैलकुलेशन सिखाई उसी तरीके से आपको क्वेश्चन में करनी है। आइए लिखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, फिर देखते हैं कैसे किया जाएगा। वैसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं ऐसे आपको, ठीक है। तो धीरे धीरे करके चीजें समझिए, समझना मैटर करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब देखिए इसके अंकों का योग निकालना है मेरे को। अगर आपने ये नहीं सीखा होता कि भाई 9 जहां भी आएगा उसे 0 कर देना है, तो क्या आप इसको डायरेक्ट 8 लिख पाते? नहीं लिख पाते। ठीक है, तो मेन बात यह है, चीजें अगर पता भी हैं तो उसके बाद आपको ये भी देखना है कि उसका छोटे तरीके से इंप्लीमेंट कैसे करना है। आपको एक बात बताई गई कि 9 जहां भी आएगा 0 हो जाएगा, 9 जहां भी आएगा 0 आ जाएगा ऐड करते वक्त, तो ये तो 0 हो गया, बचा 8। फिर आपको एक प्रॉपर्टी और बताई गई कि डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपने 8 लिख दिया। अगला मैं देखता हूं, 8 और 1 9 हो गया, 7 7 14 और 4 18, 18 का मतलब 9 हो गया। उसके बाद मैं देखता हूं 7 और दोनों कट जाता है, 9 भी कट जाता है, बचा 8। अब आपको एक चीज और बताई गई
कि भाई कभी भी अगर प्लस में 9 हो या माइनस में 9 हो वो आप जीरो कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपने इसे जीरो मान लिया, बचा 8 और 8 16, 16 का मतलब 7। यानी ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जिसके अंकों का योग 7 होगा। आपने देखा 3 2 5 और 6 और 1 7, 4 3 7 और 1 8, ये 9 हो गया, ये तो कट गया, बचा 4, ये 9 हो गया, कट गया, ये आप देखेंगे ये 38 है, ये 2 हो जाएगा। यानी आपने देखा जिसके अंकों का योग 7 है वही ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 नहीं 3 आएगा आपका। तो इसके अंकों का योग आपका 7 था ए ऑप्शन का, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए 637.28 है माइनस 781.47 प्लस ये था। आपने इसके अंकों का योग देखा, ये 8 आ गया, इसके अंकों का योग 9 आया था जिसे आपने जीरो ले लिया, इसके अंकों का योग निकाला 8 हो गया, 8 और 8 16, 16 का मतलब 7 हो गया। अब इसके अंकों का योग 7 आ गया, इसके अंकों का योग 8 आ गया, इसका 4 आ गया, इसके अंकों का योग आपका 13 हो गया, 8 3 11 और 1 12 यानी 3। तो आपने देखा इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, देखिए आपके दिमाग में कई सारी चीजें ऐसी भी आएंगी कि सर अगर कभी दो डीएस मैच कर गए तो हम क्या करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जब आपको ये चीज भी मैंने बताई है तो उस चीज के भी मैं ही सोल्यूशन दूंगा, पर पहले हम धीरे धीरे करके चीजें सीख रहे हैं, तो पहले ये सीखिए कि अगर आप इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिख दिया मैंने, नोट कर लीजिए आप। अब देखिए क्वेश्चन को आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके अंकों का योग अगर आप निकालते हैं 7 और 5 12, 12 का मतलब 3, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, और 3 को 3 से गुणा करते हैं तो आपको पता है कि 9 बन जाता है, और 9 कभी भी बन जाता है अगर उसे जोड़ना है तो वो शून्य बन जाता है यानी जीरो। तो 9 को आप जीरो लेके चल सकते हैं। आगे इधर आते हैं, 4 और 4 8, 5 2 7 और 1 8, 8 अट्ठे हो गया 64, 64 प्लस जीरो 64 यानी 1 हो गया, तो अंकों का योग आपका 1 आ गया। यानी आप ये देखेंगे ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जिसके अंकों का योग 1 होगा। अगर देखते हैं इसके अंकों का योग 6 है, इसका 9 है, इसका 1 है, इसका भी 9 है, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन इस मेथड का केवल यही फायदा है कि आप काफी सारी बड़ी कैलकुलेशन जो होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था खुद पे काम करने का तरीका, तो वो कैलकुलेशन मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ। देखिए ऐसा कहीं एसएससी के कोर्स में नहीं लिखा है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ये तरीका आपका अपना है, अपने तरीका है आपको कैलकुलेशन को टैकल करने का। दोबारा से समझ लेते हैं, देखिए 4 और 4 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, 8 को 8 से गुणा करूंगा 64, 64 का मतलब हो गया 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 हो गया, 7 और 5 12, 12 का मतलब 3, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, ऑफ का मतलब होता है गुणा करना, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, और 9 कभी भी आता है और उसे जोड़ते हैं तो वो जीरो बन जाता है, जीरो में एक जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा।
तो देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले आपको छोटा नंबर दिया गया, आपको प्लस का बताया गया, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर मैंने एक क्वेश्चन ही ले लिया। अब यहाँ क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मल्टीप्लाई भी था और एडिशन भी था। धीरे धीरे करके ये देखेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट में से कहाँ पर लगाना है। आगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मल्टीप्लीकेशन का ही लिया है। मल्टीप्लीकेशन में आप किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, और ये मैंने बेसिकली इसलिए लिया है क्योंकि इस टाइप की कैलकुलेशन ना आपकी डेली रूटीन में जब आप टॉपिक करते हैं वहां आपको इस टाइप की कैलकुलेशन मिल जाती है कि भाई ये इंटू ये सॉल्व करना और फिर आपको आंसर मार्क करना होता है ऑप्शन में से। तो काफी टाइम आप ये भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपने बुक में देखा, उसकी कैलकुलेशन देखी, पीछे फाइनल आंसर जो आया उसके अंकों का योग मैच करके देखेंगे, सभी जगह मैच हो जाएगा। यानी इससे वेरीफाई हो जाएगा कि ये चीज आप कहाँ का लगा सकते हैं। देखिए एक खास बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर, जैसे कि आपको समझा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि आपको डीएस का मतलब पता लग गया तो काम हो गया। मतलब पता होने से कुछ नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा स्मार्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। मैं इसके अंकों का योग निकालता हूं। 8 और 5 13, 13 का मतलब 4, 9 तो कट जाता है, बचा 6, 6 और 2 8। अब देखिए 3 नंबर आ गए गुणा में। मैं अगर इसका मल्टीप्लाई करूंगा ना, कम से कम मेरा 35 सेकंड 40 सेकंड तो मिनिमम मान लो आपके लगेंगे ही लगेंगे। कैलकुलेट करके देख लेना। 4 6 हो गया 24, और 24 के अंकों का योग हो गया 6। यानी अगर मैं देखता हूं 24 के अंकों का योग 6 हो गया, और 6 8 48 हो गया। 48 का मतलब 3 हो गया। 8 और 4 12, 12 का मतलब 3 हो जाता है। यानी आपको केवल ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसके अंकों का योग आपका 3 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए बात। 5 4 9 6 3 9, इसके अंकों का योग हो गया 6। अब आप एक बात ध्यान से समझिए मेरी बिल्कुल। अगर मेरे पास ये लिखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अब मैंने देखा 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 3, अगर मैं इसके अंकों का योग निकालता हूं, ये 4 नंबर लिखे हैं मेरे सामने। तो देखिए ये चीज इसलिए बताई जा रही है, ऐसा नहीं है कि आपको अंकों का योग पता लग गया बार बार एक एक में लगा रहे हैं फिर आंसर निकाल लें। इसके अंकों का योग मैं देखता हूं 6 हो गया। ये इससे कितना कम है, केवल एक कम है, तो ये 5 हो जाएगा। क्योंकि सारी संख्या तो सेम है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, केवल एक कम है, तो ये भी एक कम हो गया। इसमें और इसमें क्या फर्क है, केवल एक कम है, ये भी एक कम हो गया। इसमें क्या फर्क है, केवल एक कम है, ये भी एक कम हो गया। तो आपने देखा इसके अंकों का योग आपने डायरेक्ट निकाल लिया। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बार बार पूरा पूरा कैलकुलेट करना है। ये चीज आपको इसलिए बताई गई, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें और इसमें क्या फर्क है, 3 4 5 तो यही है, 2 भी यही है, 6 भी यही है। ये 2 कम हो गया, 2 कम हो गया तो 4 हो जाएगा। ये 1 कम हो गया यानी 3 हो गया। ये 2 बढ़ गया, ये 5 हो गया। तो आपका ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली आप एक एक करके कैलकुलेट करेंगे, तो आपका सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। यानी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। 4 6 24 इंटू 8 करेंगे, 24 का मतलब 6 हो गया। 6 इंटू 8 करेंगे 48, 48 का मतलब 3 हो गया। तो ये 3 है, अंकों का योग 3 आना चाहिए था ऑप्शन में से। यही आपने वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई करते हैं, 6 और 3 9 काट दिया आपने, 5 और 4 9 काट दिया, क्योंकि ये 0 बन जाता है। बचा 4 और 2 6, 6 आपने यहाँ लिख दिया।
अब आपने देखा इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में क्या फर्क है, केवल ये फर्क है कि यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, 2 कम लिखा है तो अंकों के योग में भी 2 कम हो जाएगा। इसमें क्या फर्क है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, 1 कम हो गया, ये 2 बढ़ गया, ये भी 2 बढ़ जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लिखते हैं, अगला क्वेश्चन भी मल्टीप्लीकेशन पे है आपको, लेकिन जल्दी आंसर करना है उसका। क्वेश्चन लिख लीजिए आराम से, फिर देखते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आप अगर करते हैं तो हार्डली 10 से 15 सेकंड में आंसर आ सकता है, ठीक है। अगर मैं देखता हूं इसके अंकों का योग 9 तो कट गया, बचा 5, इसके अंकों का योग 9 हो गया, इसके अंकों का योग 1 हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लीकेशन में अगर है तो 9 अगर आएगा तो 9 ही लेना पड़ेगा, इसे 0 नहीं ले सकते आप। अगर ये एडिशन में होता तो आप इसे 0 ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके साथ साथ आपको एक प्रॉपर्टी और बताई गई थी कि 9 का अगर मल्टीपल होगा, कि 9 अगर लिखा है, आगे कोई भी नंबर हो पीछे कोई भी नंबर हो, अंकों का योग हमेशा 9 ही रहेगा। वही चीज आपको प्रॉपर्टी देखनी है यहाँ पर। अगर मैं देखता हूँ 9 6 3 9 6 3 9 5 4 9, ये 9 आ गया। अगले में देखता हूँ ये इससे एक बड़ा है, देखते हैं तो 3 की जगह 4 लिखा है तो 9 की जगह 10 आ जाएगा, 10 का मतलब 1। ये इससे भी एक बड़ा है, बाकी सारे नंबर एक जैसे हैं तो ये 2 आ जाएगा। इसमें अलग है, इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9 6 3 9 6 3 9 बचा 7, तो आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट में आपने देखा अगर कोई भी यहाँ 9 का मल्टीपल मिल जाता है तो आंसर में 9 आएगा ही आएगा अंकों के योग में। तो इसी कैलकुलेशन को आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी जब आप पढ़ाई करेंगे इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर ये ऐसा होता है तो ये सीधा मल्टीपल आप देख सकते हैं, डीएस आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमने केवल ये देखा था कि यहाँ पर अंकों का योग अगर 9 है तो आगे पीछे आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर में अंकों का योग 9 ही मिलेगा। देखिए एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक क्वेश्चन मैं देखता हूं, अगर ये क्वेश्चन है आपका ये 5016 इंटू 1001 माइनस 333 इंटू 77 प्लस 22 प्लस 2 क्वेश्चन मार्क इंटू 11।
ऑप्शन आप लिखेंगे एक और ऑप्शन है 454127